नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और मेरे चैनल आयाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेरा जो चैनल है भारतीय लेखकों के रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक प्रयास है। आज हम दोस्तों जिस लेखक के बारे में बात करेंगे और जिसकी एक उपन्यास के बारे में बात करेंगे, उपन्यास का नाम है कसब। इस उपन्यास को लिखा है श्याम मनोहर जोशी जी ने। जोशी जी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अजमेर में पैदा हुए थे 1933 में, और हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया, चाहे वो उपन्यास लिखना हो या फिल्मों की कहानी या गीत या कविताएं। उनकी रचनाएं बहुत ही सराही गई हैं और उनके परिचय के लिए एक ही परिचय उनका काफ़ी है, और वो है हम लोग धारावाहिक भी जोशी जी ने लिखा था। अब ये कसब जो किताब है, जो उपन्यास है उनका, कसब एक कुमायूनी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है पता नहीं। ये उपन्यास के लिए एक बिल्कुल ही सही शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस उपन्यास को पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा, अगर कोई पूछे आपसे कि आपको कैसा लगा, तो आप कहेंगे पता नहीं। कहानी कैसी है, पता नहीं। आपको खुशी हुई इसको पढ़ के, पता नहीं। गम हुआ, पता नहीं। तो एक बड़ी मिली जुली सी आपको एक अनुभूति का एहसास होगा इस उपन्यास को पढ़ने के बाद। दोस्तों, इस उपन्यास में कुमायूनी भाषा का खूब इस्तेमाल किया गया है और हिंदी भी काफ़ी शुद्ध है, तो इसलिए हो सकता है जो अभी जिन्होंने उपन्यास पढ़ने शुरू किए हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आप इसकी भाषा को समझते जाएंगे। इसलिए अगर आप इसको शुरू करते हो तो इसको पढ़ते जाइए। इसकी कहानी कुमायूनी की पहाड़ियों में एक प्रेम कहानी है, जो कि हमारे देवीदत्त तिवारी, जो एक अनाथ बालक है, और उसके अभी बालक नहीं, अभी तो खैर जवान हो गया, 22 साल का है, लेकिन वो उसके माता पिता मर चुके हैं और उसके दूर के रिश्तेदार हैं, और वो एक शादी में बेबी नाम की लड़की से मिलता है। बेबी जो कि एकदम अल्लड़ है, बिल्कुल ही खिलंदड़ है, और जिसको कहते हैं कि खुशनुमा है, मजाकिया है। उधर जो हमारे तिवारी जी हैं, जिनको शॉर्ट में हम डीडी कहते हैं, डीडी उपन्यासकार है, लिखता है, वो विद्वान है और फिल्मों में दिग्दर्शक के रूप में काम करता है और बॉम्बे में रहता है वो। अब यहाँ पे इस शादी में जो मिलते हैं तो उनकी थोड़ी सी प्रेम कहानी यहाँ से पढ़नी शुरू होती है। दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, लेकिन बेबी जिस फैमिली को बिलोंग करती है उसके 4 भाई हैं और चारों अच्छी तरह से सेटल्ड हैं। उसके पिताजी शास्त्री जी एक कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल है। वो नहीं चाहते कि बेबी का संबंध इस लड़के के साथ हो, क्योंकि उसके खानदान का कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों आपस में एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं। अब डीडी की जो चिट्ठियां हैं वो बेबी की समझ में नहीं आती हैं, और वो इतनी भोली है, इतनी सीधी है कि वो चिट्ठियां अपने पिताजी को दे देती है, और उसके पिताजी उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं और उसका मतलब अपनी बेटी को समझाते हैं। अब चिट्ठियां पढ़ने के बाद उसके पिताजी को ये एहसास होता है कि ये बालक बहुत विद्वान है, बहुत होनहार है, बहुत समझदार है, लेकिन इस सब के बावजूद अपने बेटों के विरोध के कारण वो बेबी को प्रोत्साहन नहीं देते कि वो इस लड़के के साथ कोई रिलेशनशिप रखे, लेकिन रिलेशनशिप तो रहता है। अब यहाँ पे कहानी एक नया मोड़ लेती है, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताऊँ, इसमें जो कुमायूनी भाषा के जो शब्द इस्तेमाल किए हैं बहुत ही मज़ेदार हैं। जैसे कि एक शब्द है मारगांठ। इनका जो मुलाकात भी होती है दोनों की, तो जो हमारा नायक है जो डीडी, उसके पजामे के नाड़े की गांठ लग जाती है। उसको कभी भी पजामे का नाड़ा खोलना नहीं आता। इसी तरह अपने जूतों के भी फीते उसको खोलने नहीं आते, हमेशा गांठ लगा लेता है। तो कुमायूनी में इसको मारगांठ बोलते हैं। तो इसके कारण दोनों की मुलाकात हुई होती है, तो इसका बड़ा इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही एक दूसरे को आई लव यू कहने के लिए भी उन्होंने जलेम्बू नाम के वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो आपको गुदगुदाएंगे इस कहानी में। लेकिन जब ये चिट्ठियों का सिलसिला चलता है, उसके बाद गुलनार नाम की एक लड़की, रादर एक औरत कहेंगे, जो उसकी ज़िंदगी में आती है डीडी की, जो कि एक फिल्म बना रही है हिंदुस्तान में, वो बाहर से आती है। उसको डीडी का काम बहुत पसंद आता है और चाहती है कि डीडी उसके साथ अमेरिका जाए। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। नया मोड़ लेने के बाद अभी डीडी अमेरिका जाना चाहता है, जबकि बेबी उसको इंडिया में रहने के लिए रोकती है। अब यहाँ पे जब दोनों का संवाद होता है आपस में, वो मेरे ख्याल से इस उपन्यास का एक उच्च बिंदु है। बहुत ही तर्क एक दूसरे को देते हैं दोनों जन, ऐसे तर्क। और बेबी जो लगती है कि बड़ी ही सिंपल सी है, बहुत ही भोली है, बहुत ही खिलंदड़ सी है,
लेकिन उसके तर्क, उसकी बातें बड़ी तर्कसंगत है, बहुत ही गहरी होती हैं। इसका एहसास आपको इससे भी हो सकता है कि एक बार जब चिट्ठी लिखता है नायक हमारा डीडी बेबी को कि मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बेबी उसका जवाब देती है किसी के लायक बनने की कोशिश मत करो, खुद के लायक बनो। तो आप समझ सकते हैं उसकी बातों में, उसके अल्लड़पन में भी कितनी गहराई होती है। अब यहाँ जब नावल में, जो इस उपन्यास में जो कहानी बदल जाती है, चेंज हो जाता है एकदम से सिनेरियो, लेखक ने भी यहाँ पे आके कहानी को एक तरह से थोड़ा सा पॉज दिया है और ये पूछने की कोशिश की है कि क्या कहानी यहाँ पे ख़त्म की जा सकती है क्या, जब दोनों के बीच में तकरार हो जाता है और वो भी बड़ा तर्कसंगत। लेकिन लेखक ने कहा कि मैं इसको कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। वो कहानी को आगे बढ़ाता है। अब आगे की कहानी पढ़ने वाली है, आप इसको पढ़िए, ये जानने की कोशिश करिए कि इनकी प्रेम कहानी का क्या होता है, क्या इसका अंत सुखद है या दुखद है, किन हालातों में दोनों मिलते हैं। बेबी जब वो अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाता है, चला जाता है, तो पीछे से बेबी क्या करती है, बेबी से वो मैत्री का सफ़र तय करती है, उसका जो असली नाम मैत्री होता है, तो मैत्री क्या क्या करती है उसके पीछे से और किस मुकाम तक पहुंचती है, ये सब पढ़ने लायक है। और मेरे हिसाब से इस किताब को पढ़ने के बाद आपके दिल में एक खालीपन सा रहेगा, एक सूनापन सा रहेगा। आपको ये एहसास होगा कि यार ये उपन्यास ऐसे कैसे ख़त्म हो गया, क्या ये भी कहानी का अंत हो सकता है, क्या एक प्रेम कहानी का अंत ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो उपन्यास है बहुत ही रोचक है, बहुत ही दिल को छू देने वाला है और उतार चढ़ाव वाला है, जिसमें कभी खुशी कभी गम का आपको नज़ारा मिलेगा। तो इसको उपन्यास को खरीदिए, इसको पढ़िए, ऑर्डर कीजिए। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे अपनी राय दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी एक कहानी, कविता या उपन्यास के साथ। धन्यवाद।